हेलो क्लास, आप सबका स्वागत है अपनी क्लास प्लेटफॉर्म पर। और इस पर हमने शुरू कर रखी है एनसीईआरटी की सीरीज हिस्ट्री की। ठीक है, तो क्लास 6 हमारी कंप्लीट हो गई है और हमारी क्लास 7 अभी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो इसमें हमने 3 चैप्टर हमने आराम से कंप्लीट कर लिए हैं और हम आज की क्लास के चौथी जो चैप्टर है, ठीक है, आपका वो हम आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 7 की अध्याय 4 मुगल साम्राज्य। ठीक है, रीडिंग करते हैं और फिर हम रीडिंग करके जहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा पीटी के लिए उसको अंडरलाइन भी करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग रिपीट भी करेंगे। ठीक है, चले। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया। ठीक है, यहाँ पे यह कह रहे हैं, यहाँ पे यह बताया जा रहा है हमें कि जो हमारा जो उपमहाद्वीप है भारत, इसमें इतने सारे विभिन्न विभिन्न धर्म के जो लोग हैं ना, बहुत सारे विभिन्न धर्म के लोग हैं। आपके जैन है, सिख है, ईसाई है, इस्लाम है, बौद्ध, जैन, बहुत सारे हैं। ठीक है, हिंदू, तो इतने सारे लोग हैं। तो इन एक जगह पर एक उपमहाद्वीप इतने सारे लोगों को लेकर चलना और इन लोगों पर राज्य करना बहुत ही मतलब कठिन है। बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप सबकी मन की तो पूरी नहीं कर सकते हो एक साथ में। आप कोई भी डिसीजन लेते हो, कोई भी निर्णय लेते हो, तो आप एक कोई ना कोई धर्म को आप आहत कर दोगे या किसी न किसी धर्म को आपकी बात, आपके नियम उन्हें पसंद नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है आप एक आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो, हर किसी का मन का आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक किसी एक की अच्छी बात किसी एक के लिए आप अच्छा करना चाहते हो, तो आप दूसरे उसको कुछ ना कुछ उनके लिए उनको गलत उन्हें लगता है उसमें। ठीक है, तो यही यही हमें यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े हम। चलिए, अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मामलों मुगलों सॉरी अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया। अब जो मुगल थे ना, इन्होंने यह कार्य यहाँ पर शासन करना लगभग बहुत अच्छे तरीके से किया। यहाँ यहाँ बताया जा रहा है जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। ठीक है, 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। ठीक है, इन्होंने 16वीं सदी में कहाँ से अपना साम्राज्य विस्तार आरंभ करना शुरू किया? अपने 16वीं सदी में दिल्ली आगरा से इन्होंने विस्तार किया। ठीक है, यह आपका शुरुआती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको अच्छे तरह से। 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। अब इनका आरंभ तो 16वीं सदी में हुआ दिल्ली से और आगरा से, किंतु 17वीं शताब्दी तक इन्होंने क्या किया, संपूर्ण उपमहाद्वीप में अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, उन्होंने प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी जो विचार लागू किए थे, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। अब यह कह रहे हैं, इससे यहाँ मतलब है कि जो प्रशासन जब मुगल साम्राज्य जब तक प्रशासन कर रहे थे ना, उस दरमियान उन्होंने जो भी नियम बनाए, जो भी उनके विचार लागू किए गए थे, लागू थे, ठीक है, और जो भी ढांचे वगैरह जो बनाए थे या इमारतें वगैरह जो बनाई थी मुगलों ने अपने शासन काल में, तो वे सब उनके पतन के बाद भी आज भी एक राजनीतिक धरोहर के रूप में विद्यमान है। ठीक है, ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है ना? जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप के उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता ना रख सके। ठीक है, अब इसलिए क्योंकि जो उपमहाद्वीप में जो भविष्य में जितने भी शासक हैं आने वाले आए अभी भी, तो वो उन सबको साथ में लेकर ही चल रहे हैं। ठीक है, उनको उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा, उनको वे आज भी कहीं ना कहीं वे उनके लिए राजनीतिक धरोहर है, तो वे उनको मान के चल रहे हैं, उनको साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ठीक है, ये यही है बोला जा रहा है कि जो मुगल काल में लाल किला जो बनाया गया था, तो उस लाल किले से आज स्वतंत्रता दिवस हो चाहे रिपब्लिक डे, वहां से हमारे देश के जो पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी, वे वहीं से संबोधित करते हैं पूरे देश की जनता को। ठीक है, तो यहाँ भी आपका बढ़िया क्वेश्चन यहाँ बन रहा है ना। चलिए, लाल किला की यह आपका लाल किला की फोटो है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मुगल कौन थे? अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, मुगल कौन थे देख लेते हैं। मुगल जो थे वह क्या थे? दो वंशज के वंशज थे, दो वंश के वंशज थे। एक वंश से, यानी कि उनके माता पिता एक वंश के नहीं थे, ठीक है। माता की ओर से वे चीन से थे, और मंगोल, और चीन के जो शासक थे ना, मंगोल शासक चंगेज खान, ठीक है, जिसकी मृत्यु 1227 में हुई थी, ठीक है। तो ये लोग थे चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। यहाँ आपका पीटी आपका बन रहा है। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हो गई थी, ये उसके वंशज थे। अब पिता की ओर से ये किसके वंशज थे? इराक, वर्तमान तुर्की के, है ना, उनके वंशज थे ये लोग। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते। किंतु ये जो मुगल थे ना, ये अपने आप को, स्वयं को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते। क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी जो यादें थी, जो स्मृतियां थी, वे नरसंहार से संबंधित थी, ठीक है। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगी जो थे, उनके जो प्रतियोगी थे, यानी कि उनकी जो ओपोजिशन पार्टी थी उस समय में, उज्बेगों से संबंधित थी, ठीक है। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर भी गर्व अनुभव करते थे, ठीक है। दूसरी तरफ वे लोग किसका वंशज होने पर अपने आप को गर्व का महसूस करवाते करते थे? वे लोग अपने आप में अपनी पिताजी के साइड से, ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि पिताजी के साइड से भी ये लोग क्यों खुश थे, क्यों गर्व महसूस करते थे? इसका कारण यह था कि उनके जो महान पूर्वज थे, इन्होंने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इस कारण से उन्हें बहुत गर्व महसूस होता था अपने आप को, ठीक है, पिता की ओर से, पिता का वंशज कहलाने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मुगल सैन्य अभियान, अब तक हमने देख, इतना हमें समझ में आ गया कि मुगल कौन थे, ठीक है, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, इतना क्लियर हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं कि मुगल सैन्य अभियान कैसे था, ठीक है। तो प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 और 1530 ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया, राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तो उसकी उम्र केवल कितनी थी? 12 वर्ष थी, ठीक है। जो हमारा जो बाबर है ना, यहाँ फरगना का उत्तराधिकारी कब था? 12 वर्ष में था। यहाँ भी आपका पीटी यहाँ पे बन रहा है। मंगोलों की दूसरी शाखा जो थी, उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। तो इसकी जो मुगलों के जो विरोधी थे, उज्बेगों के कारण से उसको जो अपनी पैतृक गद्दी थी वह छोड़नी पड़ी, जो उसने फरगना में हासिल की थी 12 वर्ष में। तो वहां से वह भाग गया, गद्दी छोड़कर वह भाग गया बाबर। अनेक वर्षों तक बाबर भटकने के बाद में उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। वहां से भागकर यह बाबर कहाँ आया? काबुल आया, काबुल पर कब्जा कर लिया। यहाँ से भागा, काबुल काबुल में आ पड़ा, तो इसने यहाँ पर कब्जा कर लिया। उसे 1526 में फिर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। अब यह 1526 से दिल्ली आ पहुंचा, ठीक है। अब इसके पीछे एक कहानी है, ये जो जयचंद और आपके पृथ्वीराज चौहान और एक और होते इब्राहिम लोदी, तीनों बुलाते हैं इब्राहिम लोदी को गद्दी पर से हटाने के लिए इब्राहिम लोदी को। तो यह कर इन लोग यह सोचते हैं कि वो इसे हरा कर वह वापस चला जाएगा। कितने मूर्ख थे ये लोग, उनको यह लगा कि ये इसको बुलाएंगे बाबर को, और या उनके हिसाब से चुपचाप से उनकी इच्छा पूर्ति करके वह अपना वापस भाग जाएगा ना। ये छोड़ सकता है भाई, इतनी अच्छी संपत्ति मिल रही है फ्री फंड में, तो वह उसे छोड़ेगा थोड़ा ना, वह तो उस पर कब्जा करके बैठ जाएगा, और उसने वैसा ही किया। चले, फिर इसने क्या किया, दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत की प्रथम लड़ाई में 1526 में इसने दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, ध्यान से। चलिए अब एक और देख सकते हैं, मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। यहाँ पे मुगलों का सैन्य अभियान किस तरह से होता था वह आपको चित्रों में दिखाया गया। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे। अफगान जो थे ना, वह मुगल सत्ता के लिए उस समय में खतरा बहुत ज्यादा थे। मुगलों और अहोम, सिक्कों एवं मेवाड़ और मारवाड़ अध्ययनों के संबंधों पर भी गौर करें। यह हम सब गौर करेंगे आगे चलकर। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंध में क्या अंतर था? कि औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण के दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया।
16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलाबारी की पहली बार इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। यहाँ जो बताया जा रहा है ना, 16वीं सदी में जो युद्ध हुआ था ना, बाबर के द्वारा हुआ था पानीपत का, इसमें गोलाबारी तोप का इस्तेमाल हुआ था। किंतु आपके शताब्दी में ही आपका यूज हो चुका था। ठीक है, आपका बहमनी साम्राज्य में आई थिंक यूज हुआ था आपके गोला और बारूद का। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। बाबर, आपको बाबर के यहाँ पे देख लेते हैं, मुगल सम्राट प्रथम कौन है? बाबर। हम बाबर के बारे में हमने देख लेते हैं। बाबर का शासनकाल क्या था? 1526 से 1530 में। ठीक है, इससे पहले कहाँ से भागा था? आपका फरगने से भाग गया था। ठीक है, वो भाग के यहाँ पे आपका काबुल है, फिर काबुल से आपका यहाँ पे 1526 में इसने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। फिर इसने क्या किया? 1536 में, सॉरी 27 में खानवा का युद्ध राणा संगा के संग लड़ा, राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा, राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा को मुगल नियंत्रित स्थापित किया। अपनी मृत्यु से पहले इसने क्या कर दिया? दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित अच्छी तरह से कर दिया था। ठीक है, तो ये आपका यह बाबर का युद्ध का क्रम है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, कर्मों का भी सवाल बन जाता है पीटी में। आगे बढ़ रहे हैं। हुमायूं का, अब इसके बाद इसके पुत्र के बारे में, इसके बेटे के बारे में देखते हैं, हुमायूं के बारे में। हुमायूं का क्या था? 1530 और 1540 एवं 1555 और 1556 में इसने शासन किया। पता है हुमायूं को सबसे कहते हैं या सबसे बदनसीब वो था आपका क्या बोलते हैं, शासक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं ने अपने पिता को वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई पिता मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। ठीक है, अब इसका युद्ध कब हुआ था? शेर खान से हुआ था, क्योंकि यहाँ तो आपको मिल गई ना इससे पिता से संपत्ति। उसको युद्ध होता है, शेर खान के साथ होता है युद्ध। हुमायूं को 2 बार हराया शेर खान ने। ठीक है, 1539 में चौसा के युद्ध में यह हारा। ठीक है, और 1540 में कन्नौज में यह हारा। तो 2 बार युद्ध हुआ इसका शेर खान के साथ में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। अब बेचारा जब वहां भाग गया, ईरान भाग गया 2 बार हार कर। एक तो चौसा के युद्ध में हारा 1539 में, फिर 1540 में, फिर कन्नौज में भी यह हारा, और दोनों बार शेर खां के हाथों ही हारा, और फिर हार कर भाग गया ईरान की ओर भागने को बाध्य हो गया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। अब इस जो ईरान जो गया यहाँ, तो इसने किसकी मदद ली? सफाविद शाह की मदद ली। उसे 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष ही इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। लो जी, 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उसे अगले वर्ष ही इमारत इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। इसे इस शासक को बदनसीब शासक कहा जाएगा हिस्ट्री में। चलिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पीटी का क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख लो। ठीक है, यहाँ पे पीटी का क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, आप इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में, अंडरलाइन भी कर लो। हुमायूं के बारे में इसका शासनकाल एक एक साल के लिए, सॉरी 1530 40, यहाँ पे आपका 10 हो गया, यहाँ से आपका 55 56 5 हो गया बस। ठीक है, इतने इसने शासन किया, और शेर खां के द्वारा। ठीक है, आपका जो शेर खां था, इन्होंने इसके द्वारा 2 बार हराया गया, चौसा और कन्नौज में हार चुका था वह भाग। ठीक है, उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। उसी के इमारत उसी के अगले वर्ष ही हो गई थी, 1555 के बाद में जब कब्जा किया ना, तो उसके ठीक अगले वर्ष ही उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बनाए हुए क्या बोलते हैं, पुस्तकालय में ऐसा कुछ इमारत थी, पुस्तकालय जैसी, उसी में किताबों की गिरने से शायद सीढ़ी से गिरने से या मर गया। अकबर 1556। अब इसके बाद कौन आता है? 1555 में इसके पिताजी गुजरे, उसके बाद में अकबर आते हैं। अकबर यहाँ पर राज करते हैं 1556 से और 1605 तक। ठीक है, इन्होंने 13 वर्ष की अल्पायु में ही अकबर सम्राट बन गए थे। 13 वर्ष की अल्पायु में ही अकबर क्या बन गए थे? सम्राट बन गए थे। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया गया था। अब जो अकबर का जो शासनकाल था, इनको 3 अवधियों में बांटा गया था। 1556 से 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया था।
उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम और उज़्बेकों के विद्रोही को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। ठीक है। 1500 आपका में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। ठीक है। तो ये इनका पहला पहला शासन काल था अकबर का 1556 से लेके 1570 तक। इन लोग कहाँ कहाँ पे इन्होंने कब्जा किया था, ये आपका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आराम से बन जा रहा है। ठीक है। इन्होंने आपके यहाँ पर रणथंभौर भी आपने यहाँ यहाँ अकबर ने 1570 तक यहाँ पर रणथंभौर भी कब्जे में ले लिया। ठीक है। और फिर आपकी सिसोदियों की जो राजधानी थी चित्तौड़ भी इन्होंने ले लिया। तो ये आप देखो, इसको आप अंडरलाइन कर लो। ठीक है। आपका सिसोदियों की राजधानी क्या चित्तौड़ थी, और रणथंभौर पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया। फिर उजबेकों के विद्रोह इन्होंने दबाने के लिए सैन्य अभियान भी चलाया। ठीक है। किसको, उजबेकों, जिनके प्रतिद्वंदी थे ना, इसको, इसके विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने क्या किया, एक सैन्य अभियान भी चलाया। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। अब 1570 से लेकर 1585 के मध्य में क्या हुए, गुजरात के विरुद्ध अभियान हुए। ठीक है। ये भी देखो कौन सा सन में कौन सा किसके विरुद्ध अभियान छेड़ा था अकबर द्वारा। ठीक है। इन अभियानों के पश्चात उससे पूर्व में, यह जो अभियान हो चुका है, अब इससे पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाया। ठीक है। अब 1585 के मध्य में इसने गुजरात कंप्लीट किया। उसके बाद में बिहार कहाँ जाता है, बिहार की ओर बढ़ा, पूरब की ओर बढ़ा, जिसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा में इसने अभियान चलाया। 1579 से लेकर 80 में मिर्जा हकीम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। ठीक है। जो मिर्जा हकीम के जो पक्ष में जो विद्रोह हुए थे ना, उस कारण से और भी जटिल हो गए थे, जटिल कर दिया इनके जो अभियान थे वे सारे। ठीक है। 1537 यहाँ पे जो बांटा गया है वह है आपका 1585 से लेकर 1605 के मध्य अकबर ने क्या किया था, अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। अब जो 80 तक, तो 80 तक आपका 85 के पहले तक इन इन इसने अकबर ने क्या किया, अभियान चलाए, बहुत ज्यादा अभियान चलाए। फिर इसके बाद में 85 की और 1600 के मध्य के बीच में अकबर का साम्राज्य बहुत ज्यादा विस्तार रूप मतलब विस्तार रूप में आ गया। ठीक है। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफाविदों को हराकर कंधार पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है। आपके पश्चिम साइड, और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। अब कंधार हराकर उसने क्या किया, आगे बढ़ते कश्मीर को भी उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब मिर्जा हकीम की मृत्यु के पश्चात अब क्या हुआ, इसका जो भाई होता है ना, नहीं नहीं, सॉरी, अब मिर्जा हकीम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अब जब मिर्जा हकीम की मृत्यु हो जाती है तो अकबर क्या करता है, अपने राज्य में मिला लेता है काबुल को। दक्कन में अभियान की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है। अकबर ने क्या किया, दक्कन की ओर जो अभियान चलाया था, तो उस अभियान में बरार, खानदेश और अहमदनगर को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है। तो ये अपने शासनकाल के के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। अब जब अकबर की जो शासनकाल जो है, यहाँ पे जो शासन चल रहा है ना अकबर का, अब तक तो अकबर शासन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है यहाँ पर। ठीक है। भारत में कर रहा है, बहुत सही तरीके से कर रहा है शासन। किंतु जो अंतिम समय है ना, 1605 के आसपास में, जो अकबर की जो सत्ता थी, वह उसका ही जो पुत्र था ना, कौन था, राजकुमार सलीम, जो आपका जहांगीर कहलाता है। ठीक है। तो उसने ही विद्रोह कर दिया अकबर के, यानी कि अपने पिता के खिलाफ। ठीक है। तो जो उसने विद्रोह किया था, उस विद्रोह के कारण अकबर की जो सत्ता, जो शासन चला रहा था, जो सत्ता चला रहा था वह थोड़ी सी लड़खड़ा गई। ठीक है। यही यही सलीम आगे चल के कौन बनता है, आपका जहांगीर बनता है। ठीक है।
इतना आपको क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यह हमने अकबर का जो जितने अभियान चलाए थे ना यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर अभियान के बारे में बताया गया। तो फिर काम करो, आप एक कॉपी लो, कॉपी में सन लिखकर अकबर के सारे अभियान आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम। अब देखते हैं जहां, अब इसको हमें पढ़ना है जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर था, इन्होंने जहांगीर ने क्या किया था, अपने पिता यानी कि अकबर के विरुद्ध से विद्रोह किया, जिस कारण से अकबर की सत्ता लड़खड़ा गई थी। ठीक है, अब वह खुद बैठ गया गद्दी पर। तो जहांगीर जो बैठा है यह आपका 1605 से लेकर 1627 में बैठा, 27 तक बैठा। ठीक है, जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। अब इससे क्या किया, जो अकबर के सैन्य अभियान थे जो भी, तो उसको जहांगीर ने आगे बढ़ाया। अब मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली। अब क्या हो गया, मेवाड़ के जो सिसोदिया थे ना, उन्होंने क्या किया, अमर सिंह जो थे मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे, उन्होंने क्या किया, मुगलों की सत्ता को स्वीकार कर ली। ठीक है, यह भी आपका भी पीटी का क्वेश्चन बन रहा है कि अमर सिंह थे वह किस वंश के थे और कहाँ के थे, तो मेवाड़ के थे, सिसोदिया वंश के थे। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए। यह सब अकबर चला रहा था ना इससे पहले, तो वह उसी अभियान को जहांगीर ने जारी रखा, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। किंतु जब यह चला रहा है ना जहांगीर, यहाँ पर तो ध्यान रखो, यहाँ पर यह जो अभियान चलाए जा रहे हैं अकबर के, वह सफल नहीं हुए, ध्यान रखिएगा आप। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, अब जब जहांगीर का अंतिम समय आ गया शासन चलाते समय में, तो उस समय जो उसका जो बेटा था राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, उसने विद्रोह कर दिया। अब इसने अपने पिताजी का विद्रोह कर दिया। पहले इसकी खुर्रम के पिताजी यानी कि जहांगीर, उसने अकबर का किया। ठीक है, उसी तरह सब जहांगीर का बेटे ने भी इसका विद्रोह कर दिया। ठीक है, जैसे विद्रोह किया वैसे ही जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया, जो असफल रहे। ठीक है, हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया जहांगीर की पत्नी जो नूरजहां थी, उन्होंने उन्होंने शाहजहां को। ठीक है, जो प्रयास जो था नूरजहां का, वह क्या रहा, असफल रहा। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम। अब शाहजहां का शासनकाल देख लेते हैं थोड़ा सा। शाहजहां का शासनकाल जो था वह 1627 से लेकर 1658 तक था। शाहजहां ने दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अब शाहजहां ने क्या किया, दक्कन में अभियान इसे कंटिन्यू रखे। ठीक है, अफगान अभिजात खान जहान लोधी ने विद्रोह किया था और वह पराजित भी हुआ। ठीक है, अफगान अभिजात खान या एक लोधी था, लोधी ने विद्रोह कर दिया और वह पराजित हो गया था। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ। अब अहमदनगर के विरुद्ध शाहजहां ने भी अभियान चलाया था, जिसमें बुंदेलों की हार हुई थी, बुंदेलों की हार हो गई थी। ठीक है, अब ये चीज आप देख लो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ना, जो अभियान जो चलाया था शाहजहां ने, उसमें किसकी हार हुई थी, बुंदेलों की हार हुई थी। और ओरछा पर कब्जा कर लिया था शाहजहां ने। ठीक है, ये आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है आराम से। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उजबेगों के विरुद्ध अभियान चलाया। अब शाहजहां ने बल्ख, बल्ख है यहाँ पे, बल्ख पर कब्जा करने के लिए किसके विरुद्ध अभियान चलाया, उजबेगों के विरुद्ध अभियान चलाया। ठीक है, यहाँ पे आपका पीटी का क्वेश्चन है, आप इसको भी नोट कर लो, जो असफल हुआ। ठीक है, किंतु जो यह जो इसने जो अभियान चलाया ना शाहजहां ने, बल्ख बल्ख पर कब्जा करने के लिए उजबेगों के विरुद्ध, वह अभियान असफल रहा। यह ध्यान रखना आप, यह अभियान असफल रहा शाहजहां का। ठीक है, परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। अब इसका परिणाम क्या निकला, अजबेगों में जो अभियान चला जो असफल हुआ, उसका परिणाम यह निकला, जो कंधार था ना वह सफाविदों को वापस मिल गया। ठीक है, 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। अब 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों ने क्या किया, मुगलों के राज्य में मिला लिया अंततः। ठीक है, और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। अब जो बीजापुर की सेनाएं थी, उन्होंने क्या किया, सुलह के लिए क्या, आओ हमसे बात करो, मिलकर बात करेंगे, उसके लिए इन्होंने निवेदन किया। ठीक है, 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया था।
अब 1657 से लेकर 58 में क्या हुआ, शाहजहां के अब इसके भी पुत्र हुए ना, इसके पुत्रों में क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया उत्तराधिकार को लेकर, यानी कि कौन गद्दी पर बैठेगा। इसमें औरंगजेब की विजय हो गई। अब शाहजहां के पुत्रों में लड़ाई हुई तो उनमें से औरंगजेब की जीत हो गई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया। अब इसका जो बेटा था ना औरंगजेब, उसने क्या किया, शाहजहां को उम्र कैद के लिए, हमेशा के लिए उसको आगरा में कैद कर दिया। आगरा में क्या है, ताजमहल है ना, उस ताजमहल के सामने में उसने शाहजहां को कैद कर दिया। भाई तुम कैद रहो और अपनी पत्नी को वहां से देखते रहो। ठीक है, अब हम देखते हैं औरंगजेब के बारे में, देख लेते हैं। औरंगजेब जो था वह 1658 से लेकर 1707 तक इसने अपना शासन चलाया। 16 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई। अब यहाँ पे अहोम भी पराजय हो जाते हैं 1663 में उत्तर पूर्व की ओर में, जो औरंगजेब द्वारा होते हैं। ठीक है, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। किंतु उन्होंने क्या किया, औरंगजेब के द्वारा हारे थे, किंतु 1680 में पुनः उन्होंने फिर से औरंगजेब के विरुद्ध में, मुगल सत्ता के विरोध में विद्रोह फिर से कर दिया। उत्तर पश्चिम में, ठीक है, उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। ठीक है, उत्तर पश्चिम में क्या हुआ, जो सफलता मिली वह क्या अस्थायी थी, पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली, कुछ समय के लिए मिली यहाँ पर सिखों और यूसुफजई के विरुद्ध में। ठीक है, मारवाड़ और राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब यहाँ पर देखो, मारवाड़ के राठौर जो है, ठीक है, जो राजपूत है राठौर वहाँ के, उन्होंने भी क्या कर दिया, मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है, अभी तक यहाँ पर देखो, ये राठौर और मुगल ये लोग वहां विद्रोह नहीं की, कि तब यहाँ पे विद्रोह करना इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, इसका कारण क्या था, उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मामलों में मुगलों का हस्तक्षेप। अब यह जो ये लोग जो मुगल जो मारवाड़ के जो राठौर थे, उनके जो राजपूत थे, उन्होंने क्यों औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि ये क्या कर रहा था, इनके आंतरिक राजनीतिक मामलों में, उत्तराधिकार के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा था, उंगली कर रहा था, बदमाश ये औरंगजेब उंगली कर रहा था, उससे उन लोगों के हस्तक्षेप कर रहा था उनके आंतरिक मामलों में, उत्तराधिकार को लेकर। इस कारण से ये राठौर जो थे वे इन्होंने विद्रोह इनके खिलाफ चलाया। ठीक है, मराठा सरदार शिवाजी, अच्छा यहाँ से आपको पीटी का क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, आप आराम से इसको नोट करते हुए चलो। ठीक है, कारण क्या था, कारण भी बहुत दफा आ जाते हैं सवालों में, ठीक है, पीटी में। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। अब इससे क्या किया, ये अभी भी शांत नहीं बैठा, औरंगजेब अभी शांत नहीं बैठा हुआ। अभी इसने क्या किया, मराठा के सरदार जो थे वो कौन थे, शिवाजी थे। ठीक है, तो इन्होंने इसने क्या किया, उनके विरुद्ध भी अभियान प्रारंभ कर दिया, और जो प्रारंभ जो किया तो वह ये अभियान शुरुआत में सफल भी रहा। ठीक है, ध्यान रखना आप कि जो अभियान जो चलाया था शिवाजी के विरुद्ध वह सफल रहा था, असफल नहीं था। ठीक है, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया था और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। औरंगजेब ने क्या किया, शिवाजी का अपमान किया था और शिवाजी आगरा स्थित मुगल के कैद खाने से भाग निकले थे। ठीक है, उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात उन्होंने अपने को शिवाजी ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। ठीक है, पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। ठीक है, अब राजकुमार जो अकबर था, औरंगजेब के विरुद्ध उसने विद्रोह कर दिया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की का सल्तनत का सहयोग मिला। अब जो मराठे जो थे ना, जो शासन कर रहे थे, जो दक्कन की जो सल्तनत थी, उसने क्या किया, इस अकबर का फुल सपोर्ट किया। क्यों किया, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह के लिए। ठीक है, तो आप ये सब ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। ओके, इतना आपको क्लियर हो रहा है ना, आगे चले। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। ठीक है, 1685 में
बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। अब जो दक्कन की वजह सेना भेजा है औरंगजेब, ठीक है, तो इसने क्या किया, आपको बीजापुर को और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में राज्य में अपने में मिला लिया, ठीक है। किंतु 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, ठीक है, विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया, ठीक है। इसे कौन से अभियान अभियान में स्वयं सारे अभियान का प्रबंध किया, किसके खिलाफ, दक्कन में मराठों के खिलाफ, ठीक है। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहमद औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना करना पड़ा था। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया था, ठीक है। अब जैसे इसकी मृत्यु हो जाती है, तो वैसे ही इसके जो उत्तराधिकार है, उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो जाते हैं आपस में। ये मुगल मुगल के जो वंशज होते हैं, उसी में आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं कि मैं गद्दी पे बैठूंगा, मैं गद्दी पे बैठूंगा, इसके लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखा हमने, इसके यहाँ पे देख लिया ना कहाँ से कहाँ तक इसने कौन कौन सा अभियान चला है। तो आप एक काम करो, पहले तो वापस जाइए और अकबर की जो अभियान थे वो अलग लिस्ट बनाइए, फिर जहांगीर के जितने से अभियान चले वो अलग बनाइए लिस्ट में, फिर शाहजहां का अभियान अलग लिखिए, औरंगजेब का अभियान अलग लिखिए, ठीक है। ठीक है, अब एक चीज देखो कि इन लोगों की सत्ता जो जितनी भी गड़बड़ाई है वह सब इनके पुत्रों के विद्रोह के कारण से गड़बड़ाई थी, ठीक है, यहाँ भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे चले हम, चले, अब यहाँ जो है अकबर का शासनकाल यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये जो हमने यहाँ पे देखा हुआ है इस मानचित्र में, ये जो अकबर जब थे ना, अकबर जब था तो वहाँ पे उड़ीसा में, यहाँ बंगाल में, यहाँ पटना में, इलाहाबाद, बरार, मालवा, रणथंभौर, फतेहपुर सीकरी, आगरा, मथुरा, दिल्ली, पानीपत, अंबर, अजमेर, चित्तौड़, गुजरात, सिंध, कंधार, काबुल, श्रीनगर, लाहौर, पंजाब और कश्मीर, इन सबों पर इनका क्या था, चित्तौड़ में भी, गुजरात में भी क्या था, इनका शासन था, ठीक है। इसने यहाँ पर अपना राज्य, अपना शासन अच्छी तरह से यहाँ पे इसने स्थापित किया था अकबर ने, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे भी हम एक बार देख लेते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जो शादी हुई थी जो, उसके बारे में तो इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ छोड़ देते हैं, तो इतना जरूरी नहीं है इतना। उत्तराधिकार की मुगल परंपरा, अब जो मुगल जो थे, अब उस समय में उनके शासन में किस तरह से जो पद होते थे ना उत्तराधिकार का, उसके लिए जो प्रथा थी, जो व्यवस्था थी, एक मिनट, उत्तराधिकार की मुगल परंपरा है, ठीक है, यानी कि मुगल मुगल जो थे उनमें क्या कौन सी जो विधि या कौन सी प्रथा अपनाते थे उत्तराधिकार के लिए, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। इसमें था कि मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे, यानी कि वे लोग जिसमें जो पिता का सबसे जो बड़ा पुत्र होता था, उस उस विधि पे ये लोग, उस विधि को यह नहीं मानते थे, उस पर विश्वास नहीं रखते थे। इसके ये आपको मेन है, ठीक है? इसको आप देख लो, पीटी का क्वेश्चन है यहाँ पर। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहायता याद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। ये लोग उत्तराधिकार के लिए कौन सी प्रथा अपनाते थे, सहायता याद की प्रथा अपनाते थे, जो मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा थी, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। अब यह समस्त पुत्रों में यह जो प्रथा थी वह चलती थी, ठीक है, मतलब समस्त पुत्रों में विभाजन कर देते थे उत्तराधिकार का, तो यह प्रथा थी। ध्यान रहेगा ना, मतलब क्लियर हुआ ना आपको, ठीक है। कहने का मतलब है कि मुगल काल में पिता के बाद जो उसका बड़ा पुत्र होता था वह नहीं बैठता था, ठीक है। उन इन मुगलों को यह प्रथा पसंद नहीं थी, तो ये क्या करते थे, इनकी वहां जो प्रथा चलती थी कि उत्तराधिकार का जो अधिकार है समस्त पुत्र में बराबर बराबर बांट दो। तो यह इस तरह की नीति थी इनकी यहाँ अपने, ठीक है। आगे बढ़े चलो। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे, अब जो मुगल थे उनके जो अन्य शासक थे उनके साथ में संबंध कैसे थे, अच्छे थे बुरे थे, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब जिन लोगों ने मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से मना किया है ना,
तो उनके प्रति बराबर यानी कि कंटिन्यू ये मुगल ने अभियान चलाया। ठीक है। जब मुगल शक्तिशाली हो गए थे तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। अब जब मुगल अब मुगल शक्तिशाली हो गए और भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। ठीक है। तो जैसे सबने देखा कि भाई मुगल अब पावरफुल हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा इनको शक्ति मिल चुकी है, इनका हर जगह शासन चल रहा है, इनकी ही चल रही, तो सबने बहुत लोगों ने क्या किया, अपनी इच्छा से ही मुगलों की सत्ता को स्वीकार कर लिया। ठीक है। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अब जो स्वयं की इच्छा से जो सत्ता स्वीकार करते थे, तो इनमें से सबसे अच्छा उदाहरण जो था वह कौन थे, राजपूत। ठीक है। तो ये क्या करते थे, अपनी इच्छा से ही मतलब युद्ध किए बिना ही ये लोग मुगलों की सत्ता स्वीकार भी कर लेते थे और अपनी पुत्रियों के विवाह भी कर देते थे और करके उनके वहां पर उच्च पदवी मतलब प्राप्त कर लेते थे। ठीक है। किंतु कईयों ने इस जो राजपूतों ने जो यहाँ पर जो काम किए थे, ठीक है, उस काम का कईयों ने विरोध किया। इसमें महाराणा प्रताप का भी नाम आता है। ठीक है। महाराणा प्रताप ने इस कार्य का विरोध किया, वे नहीं मानते थे। ठीक है ना। तो उनके साथ में उसने उठना बैठना छोड़ दिया था। जो लोग मतलब जो लोग मुगलों के साथ में स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से सत्ता स्वीकार करते थे, अपनी बेटियों को वहां पे शादी में मतलब शादी करवाते थे अपनी बेटियों की। ठीक है। आगे बढ़े। सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने में इनकार करते रहे। तो सिसोदिया जो वंश है ना, या सिसोदिया वंश, या लंबे समय तक इसे मुगलों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मान्य व्यवहार किया। किंतु जब वे हार गए थे ना मुगलों से, तो भाई मुगल ने क्या किया, सम्मान के साथ उनके सम्मान्य व्यवहार किया उनके साथ और उनको जागीरें मतलब यानी कि बतन जागीर के रूप में वापस कर दी। ठीक है। तो ये देखो जो बतन जागीर जो कितनी ये जो इस तरह की जो काम हुए हैं, ये कहाँ पर हुए हैं, यह मुगल मुगल काल में हुए हैं। ठीक है। यह भी आप ध्यान रखना, यहाँ से अभी पीटी बन सकता है। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। अब यह देखो बहुत अच्छी बात यहाँ बताई जा रही है यहाँ पे अच्छे से कि जो मुगल थे ना, तो ये क्या करते थे, ये जितने भी जो युद्ध करते थे, ठीक है, युद्ध में हारे ना हारने के बाद भी, ठीक है, ये लोग उनका अपमान नहीं करते थे। जिनके साथ युद्ध लड़ते थे उनका अपमान नहीं करते थे और उनके साथ में सब अच्छी तरह से व्यवहार करते थे, जिस कारण से, ठीक है, जिस कारण से मुगल जो है, ठीक है, मुगल अन्य शासकों में बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छे रूप में उभरे, अच्छे व्यवहार के रूप में मुगल उभरे। ठीक है। मतलब यानी कि कहने का मतलब कि इनका व्यवहार इतना, इस तरह का व्यवहार देके सब लोगों ने इनको माना, इनकी सत्ता स्वीकार की कि हाँ चलो भाई ये लोग अच्छे हैं, अपमान नहीं करते हैं, अच्छी तरीके से ये लोग हारने के बाद सम्मान सहित इनको वतन वगैरह सब कुछ वापस कर देते। ठीक है ना। तो इसी कारण इन लोगों का प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया, इनकी सत्ता और ज्यादा अच्छी तरीके से चलने लगी। ये सबके मन के मतलब इन लोगों ने इस तरीके से सेटल किया अपनी व्यवस्था को। ठीक है। कि लोग इनकी इसकी बात मतलब मुगल की जो शासन व्यवस्था थी अच्छी तरह से वे लोग भी सपोर्ट करने लगे। क्यों? क्योंकि ये मुगल जो थे मतलब ये जो जिसमें राज चल रहा था, इस पर जो शासन कर रहा था, तो वो उनके साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं कर रहा, उनकी सुन रहा है ना, उनकी सुन रहा है, उनकी प्रॉब्लम को भी समझ रहा है और जो हार भी जाते थे उनके साथ में गलत व्यवहार भी नहीं करता था। तो अब जब यहाँ जब कोई राजा करेगा तो ऑब्वियसली वे लोग तो उनकी सत्ता स्वीकार करेंगे, उनके कार्य में सपोर्ट तो करेंगे ही ना। तो उनका प्रभाव तो अपने आप ही बाकी लोगों में, सभी लोगों में मतलब अच्छा कहलाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। किंतु यहाँ जो व्यवस्था थी ना, ये जो इन लोग इतने फेमस हो गए, इन लोग अच्छे बने रहे, तो यह कंटिन्यू रखना कठिन था। गौर करें कि जब शिवाजी जो मुगल सत्ता स्वीकार करने आए थे तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया था। ठीक है। अब यह जो व्यवस्था जो अब तक चली आ रही थी, पर यह कब खत्म हो जाती है, औरंगजेब के समय खत्म होती है। वह क्या करता है, शिवाजी हारने पर उसका वह अपमान करता है। ठीक है। चलो, यह अपमान का कारण क्या हुआ, कि वह जैसे उसने अपमान करना शुरू किया, भाई मुगल सत्ता धीरे धीरे करके अपने पतन की ओर बढ़ने लगी। ठीक है ना। अब हम देखते हैं मनसबदार और जागीरदार। ठीक है। मनसबदार और जागीरदार हम इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है। चलिए। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए थे, वैसे वैसे मुगलों ने क्या किया,
तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्ति करना आरंभ किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने प्रशासन में नियुक्ति करना आरंभ किया। शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों और अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूह में को सम्मिलित कर किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। अब यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि जैसे जब जैसे जैसे साम्राज्य जो था मुगल का, उसमें अन्य अन्य क्षेत्र शामिल होते गए थे, तो वैसे वैसे क्या होते गए, मुगल क्या करने लगे थे, सामाजिक समूहों में सदस्यों के प्रशासन नियुक्त करने लगे थे। ठीक है, किंतु पहले तो इन लोग क्या करते थे, ज्यादातर सरदार तुर्की तुरानी, ठीक है, अपने ही साइड के लोगों को ये लोग ज्यादातर सरकारी पद देते थे, नियुक्त करते थे। किंतु जैसे ही छोटे छोटे जो समूह थे, वे लोग अन्य मतलब उसके आने लगे, अन्य वर्ग के लोग आने लगे, ठीक है, अन्य जात के, तो वे लोग उन सबों को भी सरकारी नियुक्त सरकार मतलब जो पद थे उसमें नियुक्ति देने लगे। ठीक है, तो जो पद देते थे तो वह क्या कहलाता था, नौकरशाह यानी कि मनसबदार कहलाते थे वे सारे के सारे लोग। ठीक है, तो मनसबदार की जो व्यवस्था थी वह मुगल काल में थी। ठीक है, इसे आप ध्यान रखना है। इसको आगे बढ़े हम। मनसबदार शब्द प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। अब जो मनसबदार जो शब्द था किन व्यक्तियों के लिए यूज होता था, जिन व्यक्तियों को सरकारी पद हासिल होते थे उनके लिए यह यूज होता था, उन लोगों के लिए। ठीक है, तो यह आपका पीटी का क्वेश्चन है। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। ठीक है, यह कौन सी व्यवस्था थी, श्रेणी व्यवस्था थी। मनसबदारी व्यवस्था जो थी ये क्या थी, श्रेणी व्यवस्था थी। ठीक है, आपका पीटी यहाँ पे बन रहा है, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। अब इस पद में क्या क्या थे इनके लिए, पद थे, वेतन थे एवं सैन्य उत्तरदायित्व इनको दिए जाते थे, इनके लिए निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जो था वह जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में, अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही ज्यादा अधिक होता था। ठीक है, आगे बढ़े। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। ठीक है, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को जो सौंपे जाते थे ना, उसके अनुसार उन्हें घुड़सवार भी रखने पड़ते थे। ठीक है, यह तो आपका स्टेटमेंट के तौर पर सवाल बन सकता है, आप इसको ध्यान में रखो, इसको नोट करते हुए चलो या अंडरलाइन कर लो आप। सबसे बढ़िया तो ये है, मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, अपने सैनिकों को घोड़ों दगवाते थे। अब देखो, हम घोड़ों दगवाने की प्रथा भी यहाँ पर आ गई अकबर के शासनकाल में, मुगलों के शासनकाल में। और यहाँ पर सैनिकों का पंजीकरण भी करवाते थे। तो यह दोनों आपका पीटी का यहाँ पर सवाल बन रहा है, आप इसको ध्यान रखिए, इसको नोट कर लो अपने कॉपी में। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। अब यहाँ पे यह देखो कि जो मनसबदार थे इनको जो उत्तरदायित्व दिया जाता था, उन्हीं उसी के लिए ये लोग क्या करवाते थे, घोड़ों में दगवाते थे, यानी कि दागने की विधि थी। ठीक है, एवं सैनिकों को पंजीकरण भी करवाते थे। जो सैनिक भर्ती होते थे ना, तो पंजीकरण होता था उस समय में। ठीक है, एवं उनको वेतन तभी दिए जाते थे, सैनिकों को वेतन देने के धन तभी मिलता था जब वे इस सब कार्य को सही तरीके से करते थे। ठीक है, तो यह जो व्यवस्था थी यह आपकी मुगल काल की व्यवस्था थी। ठीक है, यह जो दगवाने की और पंजीकरण की व्यवस्था यह पहले नहीं थी, यह मुगल में आई है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। मनसबदार अपना वेतन क्या करते थे, मनसबदारों को जो वेतन मिलता था, मनसबदारों को जो वेतन मिलता था वह क्या मिलता था, राजस्व एकत्रित करने वाले जो भूमि के रूप में ही वे पाते थे, जिन्हें क्या कहते थे, जागीर। तो जागीर क्या कहलाती थी, भूमि। ठीक है, जागीर क्या कहलाती थी, भूमि कहलाती थी। ठीक है, जैसे हमने इसे देखो यहाँ पर एकता की समान थी, मतलब जो हमने पिछला पढ़ा था, पिछले वाले चैप्टर में एकता, एकता क्या होती थी, एकता को भी हम लोग क्या कहते थे यहाँ पर, भूमि कहते थे। ठीक है, जो एकता जिनको मिलती थी उनको क्या कहते थे, मुक्ति कहते थे। उसी तरह से यहाँ पर जो जागीर यानी कि भूमि जो किसको मिल रही है यहाँ पर, मनसबदारों को मिल रही है मुगल काल में। ठीक है, दोनों में अंतर है कि नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये आपको पीटी का क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से पीटी का सवाल यहाँ बन रहा है, ध्यान रखिए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए आप। चलें आगे बढ़ते हैं। मनसबदार मुक्तियों से भिन्न थे, अपने जागीर पर नहीं रहते थे। अब जो मनसबदार थे ना, वो क्या थे, मुक्ति की तरह नहीं थे, मुक्तियों से वे लोग भिन्न थे।
अपने जागीरों पर नहीं रहते थे। ठीक है, अब मनसबदार क्या करते थे, जो इनको जागीरें जो दी जाती थी, जो भूमि दी जाती थी, उन पर ये रहते ही नहीं थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। ठीक है, उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। अब यहाँ देखो, हमने पिछली वाली क्लास में क्या देखा था, जो एकता जो दी जाती थी मुक्ति को तो उनको तो बहुत सारी अच्छी तरह सुविधा दी थी दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, तो वहां से राजस्व भी इकट्ठा करते थे, वहां पर नहरें वगैरह क्या क्या बनवाते थे, फिर सैनिकों को उत्तरदायित्व सैनिक अभियान का उत्तरदायित्व भी उन पर दिया गया था अच्छे तरीके से, है ना। किंतु जो मनसबदार थे, इनको यह नहीं, इनका अलग था। इनका क्या था, ये तो ना तो अपनी जागीर पर रहते थे, यानी कि जो भूमि जो दी जाती थी वहां पर रहते ही नहीं थे, और ना ही वहां पर उनके लोग प्रशासन कर सकते थे। तो क्या करते थे, सिर्फ वे एक राजा के अधिकारी के तौर पर जाते थे, सिर्फ क्या करने जाते थे, राजस्व एकत्रित करने जाते थे। ठीक है, ओके। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्र करते थे, यानी कि वे किसके लिए एकत्र करते थे, उनके नौकरों के लिए करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। और वे लोग क्या करते थे, देश के अन्य भाग, सॉरी, देश के जो अन्य जो भाग है वहां पर वो लोग सेवारत रहते थे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। ये आपको यहाँ पे जो लाइन अभी जो पढ़े हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से एक बार रिविजन कर लेना आप इसको, और इसे कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि सवाल यहाँ से बन चुका है। अकबर अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। अब जो अकबर के शासनकाल में जो आकलन किया जाता था इन सबों का, राजस्व के बारे में, मनसबदारों के वेतन के बारे में, ये आपका सावधानी पूर्वक किया जाता था, ताकि इनके वेतनों में कोई भी मतलब ऊंच नीच ना हो, बराबर सबको मिले। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब देखो, यहाँ जो औरंगजेब जी यहाँ पे आ जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे आते आते यह स्थिति बहुत ही ज्यादा बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। अब जो जो राजस्व जो प्राप्त होता था ना, वो मनसबदार का जो वेतन मिलता था उससे बहुत कम था। ठीक है, एवं मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हो गई। अब क्या हो गया, मनसबदार, ठीक है, यानी कि जो नौकरशाह जो रखे जाते, वो संख्या में भी बहुत ज्यादा वृद्धि भी हो गई थी, जिसके कारण से उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। अब जो उनको जागीर मिलती थी, यानी कि उनको राजस्व के तौर पर जो मनसबदारों को जो भूमि मिलती थी, उसके लिए उन्हें जागीर मिलने से पहले उनको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी ना मनसबदारों में, जो औरंगजेब ने आके कर दी थी। ठीक है ना, तो इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में भी फिर कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके वे कर लें। अब जब जागीरों की संख्या तो कम होगी ना, इतने ज्यादा मनसबदार जब हो गए, तो कहाँ मिलेगी जागीर, कम तो होगी ना सबको बांटने में। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं सका। अब जब औरंगजेब के जो अंतिम समय था, उस समय तक यहाँ जो व्यवस्था उसने जो चेंज की थी, परिवर्तन जो लाया था मनसबदार और राजस्व में, तो उस पर यह नियंत्रण नहीं रख पाया अपने अंतिम समय में। इस कारण से किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यह एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, क्लास पीछे करके वीडियो को फिर से देख कर, ठीक है, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। जब्त और जमींदार प्रणाली देखनी है हमें यहाँ पर। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अब आप यहाँ देखो, जो मुगलों की जो आमदनी थी ना, वह क्या था, इम्पोर्टेंट क्या था, मेन किसानों की जो उपज थी उससे मिलने वाला राजस्व। तो ये आपको हुआ ना पीटी का क्वेश्चन यहाँ पर। चलो, अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों, यानी कि मुखिया, जो किसान ग्रामीण जो कुलीन होते थे, यानी कि उनको क्या मुखिया भी कहेंगे हम, मुखिया, या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। ठीक है, समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल उन सबके लिए क्या शब्द यूज करते थे, जमींदार। ठीक है, क्या शब्द यूज करते थे, जमींदार। ठीक है, इन लोगों को वे क्या कहते थे, सरदार हो चाहे वे मुखिया हो ग्राम के, ठीक है, तो इनको क्या कहते थे, वे एक तरफ से जमींदारी कहते थे, उनके लिए एक ही शब्द यूज होता था। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे, टोडरमल थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कृषि की पैदावार में कीमतों पर और कृषि की भूमि का सर्वाधिक सर्वेक्षण किया था। क्या किया था, यह सर्वेक्षण करते थे कृषि के लिए, कृषि की पैदावार पर, ठीक है, उसकी कीमत देखते थे, और
भूमि का सर्वेक्षण भी करते थे। अब इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया था। ठीक है, अब प्रत्येक फसल पर एक नकद रूप में कर राजस्व इसने फिक्स कर दिया था। अब प्रत्येक सूबे यानी कि प्रांत को राजस्व मंडल में बांट दिया गया था। ठीक है, प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर अलग अलग सूची बनाई गई थी। अब जो टोडरमल थे, ठीक है, यह क्या करते थे, हर फसल पे अलग अलग कीमतें बना देते थे राजस्व कर। ठीक है, और अपने सूबे को क्या करते थे, प्रांतों को इन लोग मंडलों में बांट देते थे, राजस्व के लिए बांट देते थे। ठीक है, चलिए कहाँ से कितना मिला, तो इसके लिए आसानी होगी बोलते इसे बांट देते होंगे ये लोग। राजस्व प्राप्त करने की, यहाँ पे देखते राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। अब जब टोडरमल के समय में यह जो राजस्व व्यवस्था थी ना, इसको क्या कहते थे, जब्त कहते थे, जब्त प्रणाली। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। अब यह व्यवस्था कहाँ पर थी, प्रचलित थी, जहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी थे मुगल के, वे निरीक्षण करते थे, वहीं पर व्यवस्था थी। सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसे निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। अब यहाँ जो जब्त प्रणाली है, यहाँ पे आपको बंगाल और गुजरात में यह संभव नहीं हो पाया था। ठीक है, आगे चलो। कुछ क्षेत्रों में जमीन सॉरी कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। अब कुछ कुछ जगह ऐसे थे, जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति पे विद्रोह कर देते थे वे लोग। ठीक है, कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह करते थे। अब कभी कभी क्या होता था कि जो जमींदार थे, ठीक है, और जो किसान थे वे एक ही जात के होते थे, तो वे लोग विद्रोह कर देते थे मुगलों के खिलाफ में। ठीक है, क्योंकि वे लोग शोषण करते हुए इसलिए। अब 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती देने लगे। अब 17वीं शताब्दी में भाई किसान विद्रोह बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वो मुगल साम्राज्य का जो बुनियाद है उसको भी चुनौती देने लगे स्थायित्व को। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, चलिए। अकबरनामा और आयन अकबरी। अकबरनामा और आयन अक, अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल, ठीक है, या इसका मित्र अबुल फजल को आदेश दिया था कि यह शासनकाल का इतिहास लिखे। ठीक है, उसके शासनकाल का इतिहास लिखे, और इसने अबुल फजल ने 3 जिल्दों में लिखा था, और इसका शीर्षक का नाम था अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वज का बयान था, दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, एवं तीसरी जिल्द में आयन अकबरी है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पीटी का क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, आप इसको ध्यान रखो। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है तीसरे वाले में। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपरा और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आयन अकबरी का सबसे रोचक आयाम क्या है, कि विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिक विवरण है यहाँ पे। ठीक है, चलो। अबुल फजल ने अकबरनामा लेते हुए अकबर का, यह आपका चित्र है यहाँ पर, ये आपका अबुल फजल, यह आपका अकबर, और यह ले रहा है ये अकबरनामा। ठीक है, अकबर ले रहा है अबुल फजल से अकबरनामा। अकबर की नीतियां हमें देखनी है कि अकबर की क्या क्या नीतियां थी। अकबर ने मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे, इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल के अकबरनामा में मिलेंगे, विशेषकर आयन अकबर में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य के प्रांत में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। अब सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, यहाँ पर पीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। आपके यहाँ पीटी का क्वेश्चन बन रहा है, अब देख लो इसको। ठीक है, सूबे के प्रशासक कौन थे, सूबेदार कहलाते थे, और इनका कार्य क्या था, सैनिकों और दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। ठीक है, राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्य का ये लोग निर्वाह करते थे। कौन, सूबेदार। सूबेदार कहाँ पे नियुक्त किए जाते थे, सूबों में। ठीक है, ये आपको पीटी का क्वेश्चन बन रहा है भी, आप इसको ध्यान से देख लो। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था। अब प्रत्येक प्रांत में, कहाँ पर, प्रत्येक प्रांत में, ठीक है, कौन होता था, एक वित्तीय अधिकारी होता था। ठीक है, प्रांत में, और वो क्या कहलाता था, दीवान। तो दीवान मुगल काल में क्या कहलाएंगे, वित्तीय अधिकारी। आपका पीटी का क्वेश्चन फिर से यहाँ बन रहा है। ठीक है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का, आगे बढ़ते हैं, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का
सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी, ठीक है, सैनिक वेतन अधिकारी, सदर धार्मिक। अब ये देखो, बख्शी यानी कि सैनिक वेतन अधिकारी था ये लोग, और सदर कौन थे? धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों के मंत्री थे। फौजदार यानी कि सेना नायक, और कोतवाल यानी कि नगर पुलिस। ये आपका पीटी का क्वेश्चन है तो बन रहा है, आप इस सबको कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। आपके बख्शी कौन थे? सैनिक वेतन अधिकारी यहाँ पे कहलाते हैं, और धार्मिक के लिए आपके सदर कहलाएंगे, ठीक है। फौजदार कौन कहलाते थे? सेना नायक कहलाते थे आपके, और कोतवाल कौन कहलाते थे? नगर के पुलिस अधिकारी कहलाते थे, ठीक है। चलो, ये आपको पीटी के यहाँ पे क्वेश्चन पूरे निकल रहे हैं बहुत सारे यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, देख लो आप इसको, पीटी का क्वेश्चन ये सब लाइन से तो वो इसकी मीनिंग मीनिंग पूछ बैठते हैं, ठीक है। कोतवाल से आपका क्या आशय है, ठीक है। बख्शी से आपका क्या आशय है, ठीक है। सदर से आपका क्या आशय है मुगल काल में, इस तरह के सवाल बन जाते हैं। तो ये सब आपका पीटी का क्वेश्चन है, इसको अब देख लो ठीक से। अब आगे बढ़ते हैं हम। मेहरुन्निसा ने, एक बार, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया था। मेहरुन्निसा जो थी वो नूरजहां थी, इसने क्या किया था? जहांगीर से 1611 में विवाह किया था, और उसे नूरजहां का खिताब मिला था। विवाह करने के बाद इसे क्या मिला? नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां में से जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही थी, और उसको समय समय पर सहयोग देती रहती थी, ठीक है। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। चांदी के सिक्के अगर इसने जारी किए थे, जहांगीर ने किससे? नूरजहां के सम्मान में जारी किए थे, ठीक है। जिनमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे, और दूसरी ओर वाक्य था रानी बेगम नूरजहां के नाम से गड़ा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पीटी का क्वेश्चन निकल रहा है, आराम से आप इसको देख लो, ठीक है। नूरजहां के सम्मान में चांदी के सिक्के निकाले थे जहांगीर ने, और एक और उसने स्वयं के खिताब को उत्कीर्ण करवाया था, और दूसरे ओर उसका नाम लिखवाया था रानी बेगम नूरजहां, ठीक है। तो पीटी का क्वेश्चन यहाँ पर निकला है। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान था। अब जो दस्तावेज था, चौकोर मोहर बताती को दास और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश है। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई थी। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह युग की सर्वोत्तम महिला बने। या इनका दस्तावेज यहाँ सब फरमान है, जिसको लोग फरमान कहते थे। आगे बढ़े, यहाँ पे चलते हैं। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे, और बड़ी मात्रा में राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे थे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा था। जब तक वे लोग वफादार रहे ना अकबर के उसमें शासन काल में, वे लोग सारे वफादार रहे, तब तक शासन अच्छा चलता रहा। परंतु 7वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। अब साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई। अब ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, किसी भी साम्राज्य में ऐसा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लो एक बार। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सिकरी में था, तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों, जो रोमन कैथोलिक थे, और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू कर दी थी। ये चर्चा इबादत खाना में हुई, ठीक है। तो अब यहाँ फिर से आपका देखो, ये जो पीटी का क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जा रहा है, आपका फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना, ठीक है। इबादत खाना बना था, ठीक है, अकबर ने बनवाया था। आपका पीटी यहाँ पर सवाल बन रहा है। और किसने बनवाया था इबादत खाना? धार्मिक चर्चाओं के लिए, धर्म के मामलों पर चर्चा करने के लिए इबादत खाना बनवाया गया, जहाँ पे कई धर्म के लोग आते थे और बैठकर चर्चा करते थे, जो फतेहपुर सिकरी में था, ठीक है। आगे बढ़े। ये चर्चाएं ये चर्चाएं अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। अकबर की जो रुचि ना बहुत अन्य धर्मों में बहुत ज्यादा थी, ठीक है। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी थी, जो कि विद्वान धार्मिक रीति और मनता धरता पर बल देते थे। मन, मन, वे अक्सर कट्टर होते थे, ठीक है। उनकी शिक्षाएं प्रज्ञा, बीच विवाद और असमंजस पैदा करते थे। ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायी में अंतर नहीं करती थी, ठीक है। अपितु अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था थी, जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया था, ठीक है। तो अबुल फजल ने सुलह कुल की इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की थी। शासन के सिद्धांत और जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था, ठीक है। तो यह सुलह कुल की जो नीति थी ना, यहाँ जो सिद्धांत आपका क्या था
या जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। और यह इसलिए अपनाया था ना कि अकबर अकबर जो इतने धार्मिक जो धर्म धर्म के जो अन्य जो लोग थे, वे लोग जो चर्चा करते थे इबादत खाना के, तो वे खुद उसको खुद को ज्ञान मतलब वो बहुत मतलब सबकी बातों से वे बहुत ज्यादा मतलब शिक्षा लेना चाहता था। बहुत बार अनुभवी बना हुआ सब कुछ उसने समझा सोचा समझा देखा कि भाई एक साथ मिलकर रहना है ना, शांति से रहना है, सबके साथ में किसी के धर्म को बुरा नहीं बोलना है ना। तो यही सब नीति उसे चलाने के लिए क्या कि यही सब नीति को उसने चलाई। ठीक है, अकबर ने यह नीति शास्त्र चलाए थे। ठीक है, जिसमें आप सच्चाई और न्याय और शांति पर उसने बल दिया था अकबर ने। ठीक है, अकबर ने किस पर बल दिया था? शांति, सच्चाई, न्याय और शांति पर बल बल दिया था। और यह इसने कोशिश की पूरी हर जगह यह चीज लागू हो। ठीक है, जैसे अबुल फजल ने भी तो यही इसी चीज को इसी सिद्धांत को अबुल फजल ने इसकी अकबर की मदद की। ठीक है, इस नीति को आगे बढ़ाने में। और जहांगीर और शाहजहां ने भी इसे अपनाया। ठीक है, चल आगे बढ़े। अब सुलह कुल क्या था? सुलह कुल जो हमने ये भी पढ़ा, अकबर की सुलह कुल की जो नीति थी, मतलब कि सब आपस में प्रेम से रहें, यह अकबर की नीति थी। तो इसको जहांगीर जहांगीर ने भी अपनाया। ठीक है, आगे आगे बढ़ रहे हैं, चले हम। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई थी। ठीक है, विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया था जैसा कि किसी कहानी में वर्णित होता रहा था। मुगल साम्राज्य की जो प्रशासनिक सैनिक कुशलता के फलस्वरूप यह वाणिज्यिक समृद्धि बहुत वृद्धि हो गई थी मुगल साम्राज्य। ठीक है, बहुत वृद्धि हुआ था, व्यापार बहुत बढ़िया से चल रहा था इस समय में। विदेशी यात्री भी जो आते थे, यह इस देश को बहुत धनी देश बताते थे। ठीक है, जैसे किसी कहानी में सुने वर्णित होता है। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को भी देखकर विस्मित रह गए थे। अब इस समय कहीं दरिद्रता को भी देख कर वे लोग थोड़े से विस्मित रह जाते थे। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, कुछ असमानताएं थी वे भी देख कर ये लोग थोड़े से दुखी होते होंगे, ये आश्चर्य में पड़ जाते हैं ये लोग। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है, ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त थे 8,000 से 445 से रह गए थे। कुल मनसबदारों की एक संख्या छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों को वेतन के रूप में दिया जाता था। अब यही यही व्यवस्था जो थोड़ी सी जो यहाँ जो गड़बड़ा गई है, मतलब शाहजहाँ के समय में थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई है, असमानता जो फैल गई है, ये सब देख के विदेशी लोग थोड़ा सा असमंजस मतलब थोड़े से सोच विचार में पड़ जाते थे। उनको यही सब वो लोग सोचते थे, देखते थे यह सब। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा वेतन, जो मुगल सम्राट थे और उनके जो मनसबदार लोग थे ना, जिनको वे लोग जागीर देते थे, तो वे लोग क्या करते थे, अपने वेतन का बहुत बड़ा जो हिस्सा था ना, अपने वेतन का बहुत बड़ा जो हिस्सा था, ठीक है, बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे आय का। किसमें लगा देते थे वे लोग अपने आय का बहुत बड़ा हिस्सा? भाग मतलब बड़ा भाग वेतन और वस्तु पर लगा देते थे। ठीक है, इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को तो लाभ मिलता था। ये लोग जो खर्चा करते थे ना, आय का बहुत बड़ा खर्चा शिल्पकारों पे करते थे, किसानों पे करते थे ना, तभी तो इनको लाभ होता था। किंतु वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। ये लोग तो वस्तुओं की और फसलों की पूर्ति करते थे, किंतु परंतु राजस्व का भार जो इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों यानी कि जो किसान थे और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत धन बचता था। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक यानी जो पहले जो जो उत्पादक जो होते थे किसान के, मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। ठीक है, इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था। ठीक है, इसके इन कारों से शिल्पकार और किसानों को तो लाभ होता था, क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, क्योंकि वो वस्तुओं की और फसल की पूर्ति करते थे ये लोग, शिल्पकार और किसान लोग। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास में निवेश के लिए बहुत धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों, ठीक है, अतिरिक्त संसाधनों में औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है, अब इनको इतनी मुश्किल होती थी, लोग पेट नहीं भर पाते थे, वे लोग अन्य चीजों पर अपने पैसे निवेश
निवेश करें अन्य वस्तुओं पर, वे लोग सोच नहीं सकते थे। इस तरह की इन लोगों की व्यवस्था हो गई थी इस समय में। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान और शिल्पकार के समूह व्यापारी ही और महाजन ही लाभ उठा पाते थे। अब जो धनी किसान थे, तो मुगल काल में बहुत जगह में यह व्यवस्था हो गई थी, इस तरह से परिस्थिति बन गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमा लिया था। यद्यपि वे दिल्ली मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी के तक साम्राज्य के कई प्रांत अपने अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अंतिम 17वीं सदी में, ठीक है, मुगल तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं ना, क्योंकि कुलीन वर्गों में बहुत ज्यादा धन उनके हाथों में, संसाधन उनके हाथों में आ जाता है। ठीक है, जिस कारण से मुगल सम्राट की सत्ता जो थी वो पतन की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ठीक है, वैसे ही क्षेत्रों में जो अन्य जो सम्राट थे, वे लोग अपने आप को ही शक्तिशाली केंद्र वे लोग बनाने बन जाते हैं। वे लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं, और उसी में वे लोग नए वंश स्थापित हो जाते हैं। हैदराबाद और अवध जैसे प्रांत नए नए स्थापित हो जाते हैं, वे लोग वहां पर नियंत्रण जमा लेते हैं। ठीक है, परंतु इतना कुछ होने ये लोग कर कर चुके थे स्वतंत्र, फिर भी वे लोग दिल्ली के जो मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में वे लोग मान्यता देते थे। ठीक है, और 18वीं शताब्दी आते आते सब ने अपनी एक अलग पहचान बना ली, प्रांत के रूप में, मतलब अपना अपना प्रांत उन्होंने बना लिया, और एक अलग तरीके का राजनीतिक पहचान भी सभी ने बना ली, स्वतंत्र करने के बाद में, अपने आप को घोषित करने के बाद में। ठीक है ना, तो चले आगे बढ़ते हम। ठीक है, चले आगे बढ़ते हम इसमें। चलिए, अब क्लास खत्म होती है, आज इतने था बस। आज की क्लास खत्म होती है, समाप्त होती है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस क्लास को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आप यह भी चाहते हैं कि आपको मैं बोर्ड पर भी नोट्स के द्वारा भी, अगर आप ये क्लास करूं, तो वैसा भी आप मुझे बता दो कमेंट करके, तो मैं बोर्ड पर नोट्स के साथ साथ में क्लास करवाऊंगी आपको हिस्ट्री एनसीईआरटी की। ठीक है ना, तो चलिए आप सब अपना ध्यान रखें, और सब्सक्राइब करना तो प्लीज मत भूलिएगा, शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, और देखिए ज्यादा रीडिंग नहीं करना है, मतलब कि मैं रीडिंग करके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसी को मैं अंडरलाइन करते हुए चलते हैं, उसी को मैं बताती हूँ कि हाँ भैया पीटी के क्वेश्चन है, क्योंकि देखो बहुत सारी किताबें हैं, बहुत विषय हैं। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें पढ़नी पड़ती है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो और फिर अपने आप का भी ध्यान रखना है ना, तो चिल होकर चलना है। ठीक है, इतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है, इसलिए मैंने इस तरह से क्लासेस बनाने शुरू करी। यदि आप चाहोगे कि बोर्ड में और भी अच्छे तरीके से नोट्स के द्वारा मैं समझाऊँ, तो वो भी मैं करूंगी, आप बस मुझे अपने कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम कल क्लास करते हैं, 5वीं अपने क्लास 7 की। चलिए।